दोस्तों नमस्कार। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 36 पढ़ेंगे। हालांकि वीडियो आज आपको 5वें या 6वें दिन शायद मिल रहा है। इस ऐसा नहीं कि इसके पहले वीडियो आपको नहीं मिला है, लेकिन मेरे जो दूसरे चैनल पर ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर वीडियो पड़ा है, इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप दोनों पर बने रहें। क्योंकि एक वीडियो इस पर डालेंगे, एक वीडियो उस पर डालेंगे तो दोनों बने रहेंगे और दोनों पर अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। इसलिए आप दोनों जगह बने रहें। इस पर तो आप हैं ही, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले तो आप उसको देखते रहें। चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्न नंबर 1, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नंबर 2, खजूर मध्य प्रदेश में किस संत कवि का जन्म हुआ था? आपको ये बताना है। लालदास का हुआ था, या दादू दयाल का हुआ था, या सिंगा का हुआ था, या फिर मलूक दास का हुआ था? खजूर मध्य प्रदेश में किस संत का जन्म हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिंगा का जन्म हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, या फिर बाबू गुलाब राय, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दिया, काल नहीं, लोक जागरण की संज्ञा दिया है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा लोक जागरण काल कहा है। ठीक है ना? तो ऐसा प्रश्न हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लिया जाए। कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक से माना जाता है? सूरदास को, या नंददास को, या विद्यापति को, या फिर रहीमदास को? कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यापति को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, जाति जाति विवाह माधव उत्तम का पारक, यह पंक्ति किसका है? ठीक है ना? यह आपको बताना है विद्यापति के किस रचना से लिया गया है। यह पंक्ति विद्यापति किस रचना से लिया गया है? तो आपको ये बताना है। सही आपका उत्तर क्या? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, या फिर पदावली, या फिर गंगा वाक्यावली? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये कीर्ति पताका से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चार्ल्स इलियट ने आल्ल खंड को सबसे पहले कब प्रकाशित करवाया था? यानी ये तो आप जानते हैं कि परमाल रासो को आल्ल खंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था, लेकिन अब प्रश्न यहाँ बनता है कि कब प्रकाशित करवाया था, क्योंकि अब आपको यहाँ से वो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि डीपली क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि जो आपको मतलब परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सन 1865 ईस्वी में, या फिर सन 1868 ईस्वी में, या सन 1872 में, या फिर सन 1875 में कब करवाया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 1865 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 देख लिया जाए। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? आपको ये बताना है विद्यापति गुरु का क्या नाम था। पंडित हरिहर मिश्र, पंडित हरि मिश्र, पंडित दीनानाथ मिश्र, पंडित बैकुंठ मणि मिश्र? इनके गुरु का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था विद्यापति के। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है? कला निर्माण में प्रतिभा को किसने मूल कारण माना है? आपको ये बताना है। क्रोचे, कोलरिज, इलियट, या फिर वर्ड्सवर्थ? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्रोचे। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? प्रथम 16 वर्णों पर यति होता है और अंत में क्या होता है? गुरु होता है। इसमें कौन सा छंद आपका होगा? देवघनाक्षरी, या रूप घनाक्षरी, मनहरण कवित, या फिर मतंग मत गयंद, मत गयंद? ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मनहरण कवित्त में होता है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और प्रथम 16 वर्णों पर क्या होता है? यति होता है। आइए
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, आपको ये बताना है। शिखरणी छंद में 18 वर्ण, 17 वर्ण, 21 वर्ण या फिर 22 वर्ण, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, आपको ये बताना है शिखरणी छंद के। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 17 वर्ण। दोस्तों 10 प्रश्न आप देखें, प्रश्नों का लेवल तो आपको निश्चित है कि कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं कि कैसा है, काफी अच्छा लेवल है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे सेकंड चैनल यानी ज्ञानकोश इक्वेशन पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां भी निरंतर वीडियो पड़ रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। यहाँ जो भी पीडीएफ आपको तैयार हम करते हैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख लीजिएगा। और एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपके लिए हैं, जो कि नया पुराना सारा वीडियो मिला करके करीब करीब 300 के आसपास वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। और मेरा जो सेकंड चैनल है स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए ही है, और इसलिए वह काफी तेजी से आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, काफी तेज ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ मिक्स कंटेंट है और वहाँ केवल फ्रेश टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मानिए वहां से सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, आपको ये बताना है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद में कहाँ मिलता है, आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऋग्वेद में, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। जहां पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहां होता है कौन सा अलंकार होता है, आपको ये बताना है। प्रतिवस्तुपमा होता है, समासोक्ति होता है या निर्दर्शना होता है या फिर अन्योक्ति होता है। हालांकि प्रतिवस्तुपमा का थोड़ा सा कहीं के मात्रागत अशुद्धियां, इसको आप समझ सकते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी समासोक्ति अलंकार यहाँ होता है। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इसमें कौन सा अलंकार है। अब आप सोचते होंगे कि ये कौन सी बात हुई, ये तो यमक अलंकार है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यमक यहाँ है ही नहीं, तो फिर कौन सा अलंकार है। काव्यलिंग है, प्रतिवस्तुपमा है, अर्थांतर न्यास है या फिर विभावना है। तो आप बताइए कौन सा अलंकार है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार है ये, है ना। आइए प्रश्न नंबर 14। सहृदय का साधारणीकरण होता है, यह मत किसका है। सहृदय का साधारणीकरण होता है, यह मत किसका है, आपको ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल का है या श्याम सुंदर दास का है या विश्वनाथ का है या फिर अभिनव गुप्त का है। तो आपको आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अभिनव गुप्त। आइए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। अनुमितिवाद का दार्शनिक मत है, अनुमितिवाद का दार्शनिक मत क्या है, आपको ये बताना है। मीमांसा दर्शन है या न्याय दर्शन है या सांख्य दर्शन है या फिर शैव दर्शन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी न्याय दर्शन। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। असूया किस प्रकार का संचारी भाव है, असूया किस प्रकार का संचारी भाव है। सुखात्मक है या दुखात्मक है, उभयात्मक है या फिर उदासीन है। आप ये भी जानिए संचारी भाव भी 4 प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार का संचारी भाव है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी दुखात्मक है। असूया क्या है, दुखात्मक संचारी भाव है। आइए हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। शांत रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कौन है, आपको ये बताना है। शांत रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, विश्वनाथ है, उद्भट है या रूप गोस्वामी है या फिर भरत मुनि है। काफी आसान सा प्रश्न है आपके लिए, शांत रस का प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी उद्भट है। आइए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। मम्मट ने कितने प्रकार का काव्य प्रयोजन माना है, कितने प्रकार का माना है, 6 प्रकार का या 8 प्रकार का या 5 प्रकार का या फिर 4 प्रकार का। कितने प्रकार का काव्य प्रयोजन मम्मट ने माना है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, ये 4 प्रकार का माना है। आइए 19 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। हास्य के मुख्यतया कितने भेद होते हैं। हास्य के भेद 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद या फिर 7 भेद। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर ये हो जाएगा 6 भेद होते हैं हास्य के, है ना। आइए प्रश्न नंबर 20।
भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के कितने भेद बताए गए हैं? भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद, 2 भेद, 4 भेद अथवा 3 भेद। कितने भेद बताए गए हैं आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 भेद। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ 25 प्रश्न पढ़ेंगे, 5 प्रश्न अभी और पढ़ेंगे, ठीक है ना? प्रश्नों का लेवल कैसा है आप हमें अवश्य बताएं। कितना आपका सही हुआ है ये जरूर जरूर आप हमें बताएं, ताकि हमें लगता है कि मतलब आपका तैयारी किस तरह से है, और हम ये परख करके उसी हिसाब से वीडियो आपको देना चाहते हैं कि किस लेवल का वीडियो आपके लिए चाहिए, यहाँ से वो मैं देता हूँ। हालांकि यहाँ से हमेशा आपको डीपली क्वेश्चन ही मिलते हैं। ये तो इस चैनल उसी के लिए फेमस है, भी आप लोग खुद ही कहते हैं। फेमस का मतलब मैं अपने नहीं कहता हूँ, आप लोग खुद कहते हैं सर जो कंटेंट यहाँ मिलता है शायद और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो आप भरोसा बनाए हैं तो भरोसा बनाए रखिए, निस्संदेह यहाँ से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और मेरे नए चैनल पर आप जा करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो वीडियो वहां डालता हूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना? चलिए आइए हम लोग 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। किसने कहा है आपको ये बताना है। भट्टतौत ने कहा है, वाग्भट ने कहा है, जयदेव ने कहा है, या फिर रुद्रट ने कहा है? किसने कहा है? नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है, किसने कहा है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए भट्टतौत ने कहा है। ये 2021 में ये पूछा भी गया था, यह प्रश्न मतलब श्लोक के रूप में पूछा गया था, ठीक है ना? चलिए आइए 22 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। रसात्मक शब्द ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। सुमित्रा नंदन पंत का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है? ये किसका है? आपका सही उत्तर आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर नगेंद्र का है। आइए हम लोग 23 नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं। नन शब्दार्थो काव्यम, ये काव्य लक्षण का ये भेद है। तो काव्य लक्षण का भेद नहीं, परिभाषा। ये काव्य लक्षण का परिभाषा किसने दिया है आपको ये बताना है। नन शब्दार्थो काव्यम, ठीक है ना? आइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? वामन है, या रुद्रट है, या कुंतक है, या फिर भामा है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी रुद्रट, ठीक है ना? आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। जयदेव कहाँ के निवासी थे? जयदेव कहाँ के निवासी थे? मिथिला के थे, या दरभंगा के थे, या पटना के थे, या फिर मधुबनी के थे? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये मिथिला के निवासी थे। आइए हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ध्वन्यालोक में कुल कितने उद्योग यानी अध्याय हैं? ध्वन्यालोक में कुल कितने अध्याय हैं आपको ये भी अब जानना जरूरी है, कि जो भी रचनाएं हैं उसमें कितने उद्योग, कितने कल्लोल, ये कितने पाठ, कितने अध्याय, जो कुछ भी कितने सर्ग, ये सब जानना जरूरी है। तो आपको ये बताना है 7 उद्योग हैं, या 4 उद्योग हैं, या 8 उद्योग हैं, या फिर 9 उद्योग हैं ध्वन्यालोक में। तो आइए ज्यादा हम लोग देर नहीं करते हैं, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी 4 उद्योग होते हैं। दोस्तों आप 25 प्रश्न पढ़े, ये प्रश्न कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और आप अब तक बने रहे तो निसंदेह आप अपने जीवन बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।